अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज के अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले 2 इश्यूज़ जो बच्चों के आ रहे हैं उनको डिस्कस करना लाज़मी है। पहला तो कुछ बच्चों का ये इशू आ रहा है कि सर बोर्ड के ऊपर जो आप जो चीज़ें लिखते हैं, वो वर्ड्स सही तरीके से समझ नहीं आते। तो बेटा रिकॉर्डिंग ठीक है, आपने अपने मोबाइल की एक तो कंप्लीट स्क्रीन रखनी है, मुकम्मल स्क्रीन के ऊपर लेक्चर को देखें। दूसरा आपने सेटिंग के अंदर जाकर हाई इमेज को ऑन करना है और डाटा सेवर को ऑफ करना है, यूट्यूब ऐप के ऊपर। तो आपको लेक्चर सारे का सारा सही दिखाई देगा, कोई एरर नहीं है, कुछ भी इशू नहीं है। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। हमारे इस चैप्टर का बल्कि फिज़िक्स कोर्स का एक ऐसा टॉपिक है जिसने 19वीं सदी के फिज़िक्स नॉलेज के दरिया का रुख ही मोड़ के रख दिया। मैं ऐसा लफ्ज़ इस टॉपिक के लिए इस्तेमाल करता हूँ। वजह 19वीं सदी तक फिज़िक्स जितनी भी थी, इनके बारे में लोग ये सोचते थे कि साइंटिस्ट तो ये तक सोचने लगे कि किसी किस्म की इनके अंदर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत नहीं है, ईच एंड एवरीथिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन 20वीं सदी के इब्तिदा के अंदर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट सामने आए जिन्होंने ये साबित कर दिया कि क्लासिकल फिज़िक्स ये नॉलेज इनकम्प्लीट है, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत है, इनके अंदर नए लॉज की ज़रूरत है। अब वो मॉडिफिकेशंस क्यों करनी है, नए लॉज क्यों करने हैं, वो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस क्या था जिसने आकर क्लासिकल को फेलियर का शिकार किया। उसके अंदर पहला था ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। ब्लैक बॉडी को स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हम समझ लेते हैं कि एक जिस्म के अंदर से इमिशन ऑफ रेडिएशन कब होगा, या वो जिस्म रेडिएशन को एब्जॉर्ब कब करेगा। रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का रेट और रेडिएशन को इमिट करने का जो रेट है, ये डिपेंड करता है जिस्म के टेम्परेचर के ऊपर। रेट ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन डिपेंड अपॉन द बॉडी टेम्परेचर। जिस्म का टेम्परेचर क्या है ये डिसाइड करेगा कि वो जिस्म रेडिएशन को इमिट करेगा या रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा। अब इसके दो केसेस बना लेते हैं, अलग अलग से हम इनको समझेंगे। अगर जिस्म कोल्ड हो, फॉर अ कोल्ड बॉडी, अगर एक जिस्म का टेम्परेचर उसके एनवायरनमेंट के मुकाबले में कम हो, इसे हम कहते हैं कि एक ठंडा बॉडी है। वो ठंडा बॉडी क्या करेगा, उसके अंदर से रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज लेस, ये कम रेडिएशन इमिट करता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज लार्ज, वो जिस्म ज्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता हुआ दिखाई देगा। ये दो बातें जहन में रखिए, जिस्म का टेम्परेचर माहौल के मुकाबले में कम है, ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, कम रेडिएशन को इमिट करता हुआ दिखाई देगा। ये पहला पॉइंट। अगर एक जिस्म हॉट हो जाए, हॉट बॉडी के लिए क्या होगा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज लार्ज, वो जिस्म ज़्यादा रेडिएशन इमिट करता हुआ दिखाई देगा। रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज स्मॉल, वो जिस्म रेडिएशन को कम एब्जॉर्ब करेगा। अगर एक जिस्म का टेम्परेचर ज़्यादा है, हमें उसमें से रेडिएशन खारिज होती हुई दिखाई देती हैं, जबकि उसके अंदर से जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन प्रोसेस है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। अब अक्सर बच्चों को लगता है कि जिस्म एक काम कर रहा होता है, मतलब या तो रेडिएशन इमिट कर रहा होता है या रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा होता है। ऐसा नहीं है, दोनों बैक वक्त हो रही होते हैं, लेकिन एक का रेट ज्यादा होता है, एक का रेट कम होता है। तो ये आपने दो बातें जहन में रखिए। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक कोल्ड बॉडी रिलेटिवली रिलेटिवली radiate the radiations of longer wavelength। एक ठंडा जिस्म ज़ाहिरी तौर पर जो रेडिएशन इमिट करेगा वो लॉन्गर वेवलेंथ के होंगे, वो लॉन्गर वेवलेंथ की होंगी, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी रखेंगी, क्योंकि हमने वेव इक्वेशन से एक रिलेशन पढ़ा था कि हमेशा फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होती है, उलट होती है। दूसरा, एक हॉट बॉडी, एक गर्म जिस्म के लिए रेडिएट relatively radiations of small wavelengths।
हाई फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, ये दो बातें अपने जहन में रखनी है कि एक जो गर्म जिस्म होता है वो रेडिएशन जो इमिट कर रहा होता है उनकी वेवलेंथ शॉर्टर, फ्रीक्वेंसी हाई होती है। ये दो पॉइंट्स जहन में रखिएगा। एक ब्लैक बॉडी होता क्या है? ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज ब्लैक बॉडी है। ब्लैक लफ्ज एब्सेंस ऑफ लाइट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ एक टर्म को मजीद भी समझ लीजिए कि जब भी रेडिएशन किसी जिस्म के ऊपर आकर फॉल करती हैं उससे रिफ्लेक्ट बैक होती हैं, और वो रिफ्लेक्टेड रेज या लाइट की वो रेज जब हमारी आंखों के अंदर आती हैं तब उस जिस्म का इमेज हमारे पास जाहिर होता है। अब अगर ऐसा हो जाए कि सारी रेडिएशन को वो जिस्म एब्जॉर्ब कर ले और वहां से रिफ्लेक्ट होकर कोई भी रेडिएशन हमारी आंखों के अंदर ना आ रही हो, कुछ लाइट की रेज वहां से रिफ्लेक्ट होने के बाद हमारी आंखों में ना आ रही हो, तो वो जिस्म हमें ब्लैक दिखाई देता है। तो ब्लैक जहन में रखिएगा, ये कोई कलर नहीं है, ये एब्सेंस ऑफ लाइट को जाहिर करता है। ठीक है। ब्लैक बॉडी ये है क्या? अ बॉडी विच एब्जॉर्ब ऑल द रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन इट, हर वो जिस्म जिसके ऊपर पड़ने वाले रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब कर ले। एक ऐसा जिस्म जो अपने ऊपर पड़ने वाली रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है उसको कहा जाता है ब्लैक बॉडी। हर चीज, एवरीथिंग, मैं, आपका जिस्म, सारे ब्लैक बॉडी हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन ध्यान में रखिएगा। एक ब्लैक बॉडी के लिए, अ ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल एब्जॉर्बर एज वेल एज आइडियल इमिटर। एक ब्लैक बॉडी हमेशा याद रखिएगा एक आइडियल एब्जॉर्बर भी होगी और आइडियल इमिटर भी होगी। आइडियल से मुराद क्या है कि भाई जितनी भी रेडिएशन उसके ऊपर पड़ती हैं वो सारी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये आइडियल एब्जॉर्बर हम इसलिए लफ्ज़ ये इस्तेमाल करते हैं। और वहीं जिस तरह से उसने सारी रेडिएशन एब्जॉर्ब की थी वैसे ही सारी रेडिएशन को इमिट कर दे, ये आइडियल इमिटर का लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। तो एक ब्लैक बॉडी के लिए दोनों कंडीशन होना लाजमी है कि ये आइडियल एब्जॉर्बर भी हो और आइडियल इमिटर भी हो। एक ब्लैक बॉडी को बनाते कैसे हैं? एक नॉन रिफ्लेक्टिंग ऑब्जेक्ट जैसा कि सॉलिड, सॉलिड लें, नॉन रिफ्लेक्टिंग, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इसके अंदर एक हॉलो कैविटी को ड्रिल आउट करना है कि इसके अंदर ड्रिलिंग प्रोसेस से एक कैविटी प्रोड्यूस करनी है, एक कैविटी बनानी है। उस कैविटी को क्या होगा, एक तरफ से होल किया जाता है, उस कैविटी को एक तरफ से होल दिया जाता है। ये होल हमेशा याद रखिएगा रेडिएशन के एंटर होने के लिए और रेडिएशन के लीव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मतलब जब इसके अंदर एक हॉलो कैविटी ड्रिल आउट कर ली जाती है तो एक होल रखा जाता है उस कैविटी को, वहां से रेडिएशन को एंटर भी कराया जाता है और वहीं उसी होल से रेडिएशन लीव भी कर रही होती हैं। अब इंटरनली तौर पर इसी कैविटी को ब्लैक लैंप से कोटेड कर दिया जाता है। ब्लैक लैंप से कोट करने का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर पड़ने वाली तमाम तर रेडिएशंस ये इसका 99.9% तक एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन ये क्या कहलाती है? ब्लैक बॉडी कहलाती है। होल से रेडिएशन एंटर करेंगी और वहीं से रेडिएशन इमिट होंगी और कैविटी को ब्लैक लैंप से क्या किया जाएगा? कोट किया जाएगा। ब्लैक लैंप से क्यों किया जाता है? ये एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब 99.9% ऑफ द रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये बात जहन में रखनी है। अब जैसे ही इसके ऊपर रेडिएशन पड़ती रहेगी ये एब्जॉर्ब करते 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 एक वक्त ऐसा आएगा कि इसका टेम्परेचर इसके सराउंडिंग के मुकाबले में ज्यादा हो जाएगा। अगर इसका सराउंडिंग के मुकाबले में टेम्परेचर ज्यादा हो जाए, अभी हमने कंडीशन देखी है कि ये रेडिएट करना शुरू कर देती है, रेट ऑफ इमिशन इसका ज्यादा से ज्यादा होगा, एब्जॉर्प्शन रेट कम हो जाएगा और इमिशन रेट ज्यादा हो जाने की वजह से अब ये बॉडी क्या करेगी? ये रेडिएशन को इमिट करेगी। उन रेडिएशंस को एक नाम दिया जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। रेडिएशंस इमिटेड फ्रॉम द ब्लैक बॉडी आर कॉल्ड एज ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। अक्सर बच्चों को ये गलती लगती है कि उनके जहन में, माइंडसेट में ये होता है कि तमाम तर पड़ने वाली रेडिएशंस को कहा जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, हाई होने के बाद अब जो रेडिएशन ये अपने अंदर से इस अपनी कैविटी में से इस होल में से निकलती हुई जो रेडिएशन बाहर की तरफ आएंगी उनको क्या कहा जाता है? ब्लैक बॉडी रेडिएशंस का नाम दिया जाता है।
अब प्रैक्टिकली तौर पर इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से वेवलेंथ के ऊपर क्या कुछ असर पड़ता है, वेवलेंथ किस तरह से चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी से इसका क्या कुछ रिलेशन है। इसको साबित करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। एक प्लाटिनियम वायर को गर्म करते हैं और उसके कलर से उसकी वेवलेंथ जाहिर होती है। हमने लाइट के स्पेक्ट्रम को बड़े डिटेल में देखा हुआ है कि जैसे ही लाइट प्रिज्म में से पास करती है तो ये अपने कंपोनेंट कलर्स में तकसीम हो जाती है और हर कलर से एक एसोसिएटेड वेवलेंथ होती है। तो यहाँ भी हम वही तरीकाकार अपनाएंगे कि जैसे जैसे इस प्लाटिनियम वायर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके कलर के चेंज होने की वजह से कुछ रिजल्ट्स हमें मिलेंगे। वो रिजल्ट्स क्या हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। जब एक प्लाटिनियम वायर को 500 सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, इसका 500 सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ाया जाता है, ये डल रेड अपना कलर जाहिर करती है। जब इसका टेम्परेचर मजीद बढ़ाया जाता है और वो टेम्परेचर 900 सेल्सियस को अप्रोच करता है, उस वक्त ये चेरी रेड कलर अपना लेती है, यही प्लाटिनियम वायर। और इसी ही प्लाटिनियम वायर का जब टेम्परेचर 1100 सेल्सियस के ऊपर पहुंचता है तो ये प्लाटिनियम वायर ऑरेंज रेड कलर बना लेती है। और जब मजीद इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर अप्रोच करता है 1300 सेल्सियस तक, 1300 सेल्सियस तक जब इसका टेम्परेचर पहुंचता है तो ये येलो कलर की हो जाती है। जब मजीद इसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं और 1600 सेल्सियस तक इसका टेम्परेचर लेके जाते हैं, उस वक्त ये वाइट कलर की हो जाती है। अब गौर करें, रेड, अगर लाइट के स्पेक्ट्रम को देखा जाए वेवलेंथ के हिसाब से तो रेड एक ऐसा कलर होता है जो हाईएस्ट वेवलेंथ ऑक्युपाई करता है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ रेड की होती है। इब्तदाई तौर पर वायर को टेम्परेचर इसका कम था, वेवलेंथ ज्यादा वेवलेंथ की ये रेडिएशन इमिट कर रहा होता है। टेम्परेचर बढ़ाते जाए 500 से 900 पर चले गए, 900 सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर अब इसका जो कलर है वो चेरी रेड हो गया है, वेवलेंथ क्या हो गई है, शॉर्टर हो गई है। 1100 सेल्सियस पर ये ऑरेंज रेड हो जाती है, मतलब इसकी वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही है। यहाँ 1300 सेल्सियस पर येलो कलर अपना लेती है, मजीद इसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो जाती है। 1600 सेल्सियस के ऊपर इसकी वाइट कलर ये बताता है कि और भी इसकी वेवलेंथ शॉर्टर हो गई है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे वेवलेंथ शॉर्टर होती जा रही है। तो इससे एक रिजल्ट हमें मिलता है, एज द टेम्परेचर राइजेस, जैसे जैसे जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है, द रेडिएशंस आर रिचर इन शॉर्टर वेवलेंथ, रेडिएशन शॉर्टर वेवलेंथ में ज्यादा होती चली जाती हैं। जितनी भी रेडिएशन अब जिस्म इमिट कर रहा होगा उनकी वेवलेंथ शॉर्टर होगी, उनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी। आपने दोनों केसेस ध्यान में रखने हैं। लेकिन यहां पर भी इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से यह साबित हो रहा है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है वैसे शॉर्टर वेवलेंथ होती चली जा रही हैं। जो रेडिएशन जिस्म इमिट करेगा वो शॉर्टर वेवलेंथ की होंगी। अब इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस को, इसी ब्लैक बॉडी से इमिट होने वाली रेडिएशन को साइंटिस्ट थे कुछ जिन्होंने एक सेटअप के जरिए से इनकी एक्सपेरिमेंटल तौर पर प्रॉपर्टीज को चेकआउट किया, प्रॉपर्टीज को देखा, वो प्रॉपर्टीज किस तरह की थी। फिर इन्होंने एक ग्राफ तैयार किया और वो ग्राफ एक नई तरह की कुछ प्रॉपर्टीज दे रहा था। एक्सपेरिमेंटल सेटअप किस तरह का था, एक ब्लैक बॉडी और फर्नेस को इस्तेमाल किया गया टू प्रोड्यूस ब्लैक बॉडी रेडिएशंस। यहां से ब्लैक बॉडी रेडिएशंस को प्रोड्यूस करने के लिए इन्होंने ब्लैक बॉडी को एक फर्नेस, एक भट्टी के अंदर रखा। और ये जो दो साइंटिस्ट थे वो थे लुमर और प्रिंगशाम। लुमर, प्रिंगशाम, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली दफा प्रैक्टिकली तौर पर ब्लैक बॉडी रेडिएशंस की प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। फर्नेस गर्म करती है ब्लैक बॉडी को, जैसे ही इसका टेम्परेचर बढ़ता है तो ये रेडिएशंस को इमिट करती है। उन रेडिएशंस को फर्दर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर फॉल आउट कराया जाता है और फिर एक रॉक साल्ट प्रिज्म में से पास आउट कराया जाता है। ये रॉक साल्ट प्रिज्म क्या करता है, ये तमाम तर रेडिएशंस को डिस्पर्स कर देता है और फिर दूसरा इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर इस्तेमाल करके इनको एक थर्मोपाइल के अंदर, इन तमाम तर रेडिएशन को एक थर्मोपाइल के अंदर पहुंचाया जाता है। अब थर्मोपाइल दूसरे लफ्जों में रेडिएशन डिटेक्टर है, ये रेडिएशंस को डिटेक्ट करता है। और फिर इस एक्सपेरिमेंटल एविडेंस पर इन दोनों साइंटिस्ट ने एक ग्राफ तैयार किया था जो कि वेवलेंथ और इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशंस के दरमियान में इन्होंने बनाया था। इंटेंसिटी,
इस वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान में जब इन्होंने ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरह के सामने आ रहे थे। इस तरह के कुछ ग्राफ सामने आ रहे थे। इंटेंसिटी और वेवलेंथ के दरमियान में जब इन्होंने ग्राफ ड्रा किए तो ये ग्राफ इस तरह के थे। अब ग्राफ कुछ नई प्रॉपर्टीज जाहिर कर रहे थे। क्लासिकल फिजिक्स ये कहती थी कि किसी जिस्म के ऊपर जितनी भी रेडिएशन फॉल करती रहेगी वो उनको एब्जॉर्ब करता रहेगा कंटिन्यूअस वे से, और फिर जब रेडिएट करेगा तो उतनी ही मिकदार के अंदर रेडिएशन को खारिज कर देगा, उतनी ही मिकदार में एनर्जी खारिज करनी चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल एविडेंस कुछ और था। देखिए ग्राफ हर टेम्परेचर के लिए, ये डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर है। एक टेम्परेचर के ऊपर ग्राफ ये मिल रहा होता है, ये यहाँ पर लिखा गया है। दूसरे टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ मिल रहा होता है, तीसरे टेम्परेचर के ऊपर ये ग्राफ मिल रहा होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर जिस्म का डिफरेंट होता है, बदलता है, वैसे वैसे जो एनर्जी वो रेडिएट करता है वो भी डिफरेंट होती है। अब क्लासिकल फिजिक्स तो ये कहती थी कि कंटिन्यूअसली एनर्जी एब्जॉर्ब भी करता है और रेडिएट भी कंटिन्यूअसली कर रहा है, एक जैसी फैली हुई एनर्जी होगी। लेकिन यहाँ पर एनर्जी पैकेट्स की सूरत के अंदर थी, डिफरेंट थी, डिसकंटिन्यूअस थी, उस अंदाज में नहीं थी जो क्लासिकल फिजिक्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी कहती थी। ये वो पॉइंट था जिसने 19वीं सदी के अंदर आखिर में और 20वीं सदी की इब्तदा के अंदर फिजिक्स नॉलेज के दरिया का रुख मोड़ा था। इसने साबित किया था कि क्लासिकल जो फिजिक्स है वो सब एटॉमिक लेवल के ऊपर, मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इन तमाम तर पार्टिकल्स से जब इनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे होते हैं और हम वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी जो कि मैक्सवेल्स ने दी थी, उन थ्योरीज को हम वहाँ इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये उनको सही तरीके से साबित नहीं कर सकती। ये उनको क्यों नहीं साबित कर सकी, इसकी वजूहात क्या हैं, इंशाल्लाह इनको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।